बदलकर जुर्म की तह तक पहुंचना और फिर इन्हें टारगेट करना। इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन हम गुज़िश्ता 12 सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको कई रूप धार कर मुल्जिमान की आंखों में धूल झोंका और फिर इन्हें गिरफ्तार कराने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की। एक गुब्बारे वाले का रूप धार कर मैंने कई दिन तक कोरंगी की गलियों में नूर जहां नामी मंशियात फरोश औरत के अड्डे की रैकी करके सबूत इकट्ठे किए और फिर इसे पुलिस के साथ टारगेट किया। एक जिंदा इंसान पैसे देकर किस तरह सरकारी तौर पर मुर्दा करार दिया जाता है, ये भी हम आपको माजी में दिखा चुके हैं, जिसमें मैंने अपना नादरा से डेथ सर्टिफिकेट बजरिया यूनियन काउंसिल बनवाया था। पतले दूध में पानी की मिलावट और गाढ़े दूध में किस चीज की मिलावट की जाती है और कहां की जाती है, ये भी हमने एक दूध वाले का किरदार करके आपको दिखाया। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े भिखारी जो बज़ाहिर तो मुस्तहक नजर आते हैं, इनके खिलाफ टीम टारगेट ने गदागरों का रूप धार के कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे भीख मांगी और गदागर माफिया को बेनकाब किया, जो रोजाना की बुनियाद पर भीख के नाम पे आवाम से हजारों रुपए बटोरते हैं। इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन अंजाम देना निहायत ही मुश्किल होता है, जिसमें हमें बहुत सी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कवानीन की वजह से हम अपने नाजरीन से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेरा और मेरी टीम का हौसला कभी पस्त न हुआ। अल्लाह पाक ने चाहा तो हम हमेशा इसी तरह माशरे की बुराइयों को दूर करते रहेंगे, क्योंकि जहां होगा जुर्म वहीं होगा टारगेट। ये थी माजी की कुछ झलकियां और हमारे किए गए स्टिंग ऑपरेशन, जिन्हें हमने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ सर अंजाम दिया, क्योंकि अगर एक जरा सी भी गलती हो जाए तो हमारे पूरे किए कराए पे पानी फिर जाता है। ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन कश्मीर के एक बहादुर एएसआई ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अंजाम दिया। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में एक औरत को नौकरी का झांसा देके कश्मीर ले जाया गया और फिर इसे जाति का निशाना बनाया गया। जब इस दरिंदगी से भी इंसानी रूप में इन भेड़ियों की हविस पूरी ना हुई तो इन्होंने इसकी 4 साला मासूम बच्ची को भी ना बख्शा और इसे भी अपनी हविस की भेंट चढ़ा दिया। इसके बाद भी दरिंदगी की यह हौलनाक कहानी खत्म ना हुई और इस औरत को मुल्जिमान की जानिब से इस शर्त पे रिहाई मिली कि इन दरिंदों की गिरफ्त से अपनी मासूम बच्ची को छुड़वाने के लिए कहीं से भी किसी की भी एक और लड़की लाके इन्हें दी जाए, यानी लड़की के बदले में लड़की का मुतालबा किया गया। ये मामला जब कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद बख्श के पास पहुंचा तो इसने बगैर किसी की परवाह किए अपनी बेटी के साथ मिलकर न सिर्फ इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कराया बल्कि इस मासूम बच्ची की भी जान बचाई जो इन मुल्जिमान के शिकंजे में थी। इस बहादुरी के कारनामे पर वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर पूरी कौम ने मोहम्मद बख्श को सराहा और सलाम पेश किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एएसआई मोहम्मद बख्श साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। मोहम्मद बख्श साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने जो काम किया है इसने पूरे पाकिस्तान का जो सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये केस कश्मीर पुलिस के पास आया। ऐसा जैसे कि मैं ड्यूटी ऑफिसर था तो ये औरत मेरे पास आई तो इसने बोला कि मैं भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरी फरियाद सुने। ये 2 नंबर हैं मेरे पास, अल्लाह जाने या उनके हैं या किसी के भी हैं। तो मैंने उससे 2 नंबर ले लिए। बाद में मैं इस औरत को लेके गया नंबर ट्रेस करने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि भाई ये नंबर तो इस नाम पे आ रहे हैं, ये शनाख्ती कार्ड है, आप जानते हैं। बोले भाई मुझे ऐसे पता नहीं है। फिर मैंने उनके तस्वीरें दिखा दी खैरुल्लाह की जो नंबर थे। तो इसने बोला कि भाई यही बंदा है। तो मैंने इसको बोला कि भाई इससे बात करो, तुम इससे बात करो। तो मैंने बोला प्यार से बात करो। उस औरत ने उससे बात की कि अगर आप औरत मुझे ला के दोगी तो ठीक है, वरना तेरे को भी कराची में आके मार दूंगा, तेरी बच्ची तो मेरे पास, इसको मैं गला घोट दूंगा। तो इसने बच्ची बस ऐसे बोला। मैंने इसको बोला, हाथ से इशारा दिया। मैंने बोला तुम इसको बोलो भाई 2-3 दिन सब्र करो तो मैं आपको औरत ला के दूंगी। अच्छा ठीक है मोहम्मद बख्श साहब, चले आप तो पुलिस में हैं और आपका काम ही खतरों से खेलना है, लेकिन जहां फैमिली की बात आती है वहां हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। आपके दिमाग में किस तरह आया कि मैं अपनी बेटी को ही इस ऑपरेशन में शामिल करूं? वो इसलिए कि वो औरत मांग रहा था ना। तो मैंने इसको बोला 3 दिन का इसको वक्फा दे दो। मैंने इशारों से बोला कि 2-3 दिन सब्र करो। तो मैं तीसरे दिन जब मैंने बच्ची से बात करवाई
तो खैरुल्लाह फौरन बोलता है कब आ रही हो, किस टाइम आ रही हो। मेरी बच्ची को बोला, उसने बोला आपकी बाजी ने तारीफ की है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे घर देंगे, मुझे नौकरी देंगे। तो मैं तो अभी आ रही हूँ, मैं तो गरीब हूँ। एक बोले आप मरी कोच पे आ जाए या दोमकी कोच पे आ जाए, वो आपको कश्मीर लेके आएंगे, सुबह को मैं आपको वहाँ से ले लूँगा। तो जैसे ये आया रफ़ीक, हम तो रफ़ीक को जानते भी नहीं थे, रफ़ीक का कोई नाम पता भी नहीं था। हम तो खैरला का, क्योंकि उसका जो कार्ड था हमारे पास था, वो तो हमारे निशानदेही था कि उसको हम दूर से पहचान लेंगे। लेकिन ये आया, मेरी बच्ची से हाथ मिलाया, टीम हमारी साथ थी, हम उसको पकड़ कर थाने पे ले आए। हमने उसको बोला कि भाई अभी बच्ची दे दो, तो उसने बोला बच्ची हमारे घर में है। जैसे उसने बोला बच्ची घर में है, तो हम अपनी टीम लेके उधर घर में गए, तो हम बच्ची को लेकर आए अस्पताल में। मोहम्मद बख्श साहब, आपकी हिम्मत और बहादुरी को हम एक बार फिर सलाम पेश करते हैं। आखिरी में पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आवाम के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ तावन करें, हम बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप हमें अच्छे समझे, हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपका तावन हमारे साथ ज़रूरी है। आप तावन नहीं करेंगे हम तो गुनाहगार हैं, हम उसरानी तो नहीं है। जितना आप तावन करेंगे उतने हम अच्छे रहेंगे। यही मेरा आवाम को पैगाम है कि पुलिस की अच्छी निगाहों से देखो, और वो अच्छे हैं, आप अच्छे बन के दिखाएं। शहरी आपका फ़र्ज बनता है कि पुलिस की मदद करें, पुलिस का फ़र्ज बनता है आपकी मदद। हमारा काम है आवाम की खिदमत करना, हम आवाम के नौकर हैं, खादिम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बख्श साहब। आप कोई घरेलू मसला है या कोई तंग कर रहा है, क्या मसला क्या है आपका? ये फोन पे छोड़े, मैं नहीं बता सकती। ये था बहादुरी का वो वाकया जिसे कश्मीर पुलिस के बहादुर एएसआई और उनकी बेटी ने सरअंजाम दिया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसमें इन्हें कामयाबी हासिल हुई। आज न्यूज और टीम टारगेट भी ऐसे बहादुर एएसआई और इनकी बेटी को सलाम पेश करता है। थाना टीपू सुल्तान की हदूद में एक चोरी की वारदात है जिसमें अपनी बेटी के लिए जमा किया हुआ जहेज चोर ले उड़ा। सारी जमा पूंजी जाने का दुख एक गरीब आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है। एसएचओ टीपू सुल्तान ने इस वारदात के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन की हिकमत अमली तरतीब दी। आज के इस दौर में जब आटा और चीनी जैसी चीजें नायाब हो गई हैं, वहां एक बेटी का जहेज जमा करना और इसकी शादी के अखराजात का बंदोबस्त करना सिर्फ एक बेटी का बाप ही बता सकता है। बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की, हर बाप की मुमकिन कोशिश होती है कि वो जहेज की मद में अपनी बेटी को हर वो चीज दे जो घर गृहस्थी के इस्तेमाल में आती है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है जहेज और शादी में खाना कम पड़ने का ताना बेटी को ससुराल में हमेशा सुनना पड़ता है। ऐसे ही एक मजबूर बाप ने अपनी बेटी के लिए जहेज जमा करके रखा था जो इनकी गैर मौजूदगी में घर में घुस के चोर ले उड़े। जैसे ही ये कंप्लेन एसएचओ टीपू सुल्तान शराफत खान साहिबा को मौसूल हुई, वैसे ही उन्होंने बिना वक्त जाया किए मुल्जिमान को पकड़ने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी। बड़ी मुश्किल और तकोदौड़ के बाद एक शख्स का नंबर मिला जो इस इलाके का रिहायशी था और शक के दायरे में भी था। एसएचओ शराफत खान ने एक अनजान औरत बन के इस शख्स को कॉल की और अपना मसला बयान करना चाहा। जी वालेकुम सलाम। कौन? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी आपसे। मगर इसने एसएचओ शराफत साहिबा की इस कॉल को मुस्तरद कर दिया। देखें, शायद आपने गलत नंबर मिला दिया, सॉरी। एसएचओ साहिबा की दूसरी कॉल भी इस शख्स को मुतासिर ना कर सकी। जी वालेकुम सलाम। देखिए, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, आप कह रहे रॉन्ग नंबर। आप यासीन साहब बात कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं यासीन ही बात कर रहा हूँ, बोले आप प्लीज। और इसने अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर दोबारा कॉल काट दी। तो मैंने गलत नंबर तो नहीं मिला है? मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है, बहुत जरूरी काम है। देखिए मैडम, मैं अभी जरा बिजी हूँ, मैं आपसे जरा बाद में बात करता हूँ। एसएचओ टीपू सुल्तान ने हिम्मत ना हारी और आखिरकार इस शख्स को इब्तिदाई तौर में अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। यासीन साहब, मैं आपको कंटिन्यूस कॉल कर रही हूँ, प्लीज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अरे आप मुझे कॉल तो कर रही है, लेकिन आप मुझे मसला भी तो बताए ना, फोन तो बता दें क्या प्रॉब्लम है। फोन पर मसला बताने के बजाय एसएचओ साहिबा ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। छोड़े, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती, मैं आपसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। कोई घरेलू मसला है या कोई तंग कर रहा है, क्या मसला क्या है आपका? ये फोन पे छोड़े, मैं नहीं बता सकती। आप कुछ बता भी नहीं रही है।
ये शख्स SHO साहिबा के बिछाए हुए जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंसता जा रहा था। आप शादीशुदा? जी नहीं। अच्छा, रहती कहाँ है आप? मैं मलिर 15 में रहती हूँ। लड़कियाँ फोन करती है ना तो फिर बड़ा मसला मसाइल। देखिए मैं इस नेचर की लड़की नहीं हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, बस एक बहुत बड़े मसले में फंसी हुई, बस उसमें आपकी सिर्फ हेल्प चाहिए, मुझे रहनुमाई चाहिए। फिर ये शख्स मिलने के लिए रजामंद हो गया। मैं आपको पहचानूंगा कैसे फिर? काली अबाया में होंगी, ब्राउन। चला आप फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा वहाँ पर आके। बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा आपको ये तो मुझे बताया, मुझे भी जाना है एक जगह आगे। आपके लिए सिर्फ आ रहा हूँ मैं बर्लिन से आऊंगी करीम से, तो ट्रैफिक का भी है इशू। मैं 45 मिनट से पौना घंटा इतने टाइम में मैं पहुंच जाऊंगी। ये देख लें, सिर्फ मैं आपकी खातिर आ रहा हूँ, आप मुझे इतने दिनों से कॉल कर रही हैं तो मैं आ रहा हूँ, वरना मुझे एक जगह आगे भी जाना है। 45 मिनट में आ जाइएगा। अब बारी थी कि इस शख्स किस तरह टारगेट किया जाए। SHO शराफत खान ने एक टीम मीटिंग तश्कील दी जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि किस तरह इस शख्स को कानून के शिकंजे में लाना है। आप शानी, आप और आप लोग बाइकों पे होंगे, ठीक है, और आप लोग मोबाइल में होंगे। मोबाइल दूर खड़ी होगी ताकि उसको पता नहीं चले। वो जब मेरे पास आएगा तो मैं जो है, जब आप लोग को मैं, आप जो सादा लिबास वाले जो मेरे बंदे, जब खाली मैं यूं कर लूँ ना, यूं सर को यूं इशारा करूँ ना, समझ जाना कि अब उसको उठा देना है। आप लोग रेडी हो? समझ गए सारी बात? SHO साहिबा ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक पुलिस अफसर से नाज़रीन, आज तक हम लोग स्टिंग ऑपरेशन करते आए हैं और बड़ी खुशी होती है देख के कि जी कोई लेडी SHO स्टिंग ऑपरेशन कर रही है खुद, और बड़ा रिस्की काम होता है। और अभी हम जा रहे हैं, उस बंदे को ऑलमोस्ट ट्रैप मैडम ने खुद ही कर लिया है, जो SHO शराफत है उन्होंने उसको पूरा ट्रैप कर लिया है। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और फिर देखते हैं बाकी की सूरत हाल क्या होती है। SHO साहिबा ने अपनी टीम के हमरा सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ इस जगह काफी देर तक SHO साहिबा इस रोड पर खड़ी शख्स का इंतजार करती रही। हम दूर खड़े खुफिया कैमरों से इन मनाजिर को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर इस शख्स को SHO साहिबा की जानिब से दोबारा कॉल की गई। अच्छा, आप कहाँ है? मैं वेट कर रही हूँ, इतना हॉट सा लग रहा है, पब्लिक मुझे बहुत घूर घूर के देख रही हूँ। अरे आप इंतजार करें, बस मैं आ गया हूँ। मैं ये बाइक पर ही तो बैठा हुआ था, मैं आपकी कॉल रिसीव करी है। अच्छा, मैं पहुँच गई है ना? आप उधर ही खड़ी है जब बताया था उधर। आखिरकार वो शख्स आन पहुंचा जिसका हमें इंतजार था। जी वो मैं हूँ, और जो है मुझे अपने कुछ मसले मसाले वो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। बड़ी मुश्किल से तो आप आए, आपने इतना टाइम दिया, इतना ऑकवर्ड मुझे लग रहा था, पब्लिक मुझे घूर घूर के देख रही थी। ये शख्स शायद दिल में ये अरमान लेकर आया था कि शायद कोई लड़की इस पर फिदा हो गई, मगर इसे ये मालूम ना था कि बुर्खे में मौजूद औरत एक पुलिस अफसर है। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं अपने कामों में बिजी होता हूँ। सादा लिबास में मलबूस एहलकार इस जगह का घेरा तंग कर चुके थे। अच्छा, आप काम में बिजी थे। जैसे ही SHO साहिबा की जानिब से मखसूस इशारा दिया गया, वैसे ही इस शख्स को धर लिया गया। बंदे को सब पिक कर लिया है और अभी इसको लेके जाएंगे। यही बंदा था जिसकी इंफॉर्मेशन थी। अभी इस इंटरोगेशन करेंगे, बाकी की भी चीजें हम आपको आगे दिखाएंगे। घर में तुमने वारदात नहीं की है? नहीं। सोना चोरी नहीं किया है? नहीं। थोड़ा और सोना है मेरे पास ना। अच्छा जी। वो बेचना है मैंने। शदीद सर्दी में काफी देर इंतजार करने के बाद SHO साहिबा ने इस मुलजिम को
गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद थाने जाने के बाद इसने क्या इंकिशाफ किया, आइए आपको दिखाएं। थाने लाके जब इससे तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया गया तो इसने कहा कि इसे नौकरी के बहाने बुलाया गया था। करने क्या आए थे, मिलने किससे आए थे तुम? मैं ये कहा गया कि मुझे कि नौकरी देंगे ना। अच्छा, हाँ। नौकरी के लिए खातून से मिलने आए हो तुम? ये खातून ने फोन किया था मुझे। फोन किया था जी। तुम्हें क्या बोला था, नौकरी देंगी तुम्हें? जी। अच्छा, नौकरी देने की आपने बात की थी, रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी, सारी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है तुम्हारी भाई। अच्छा। इसके मुताबिक इसे किसी चोरी का इल्म ना था। घर में तुमने वारदात नहीं की है? नहीं। सोना चोरी नहीं किया है? नहीं। ये जो अभी घर में एक डकैती हुई है तुम्हारे पड़ोसियों के यहाँ, पता है तुम्हें? पता तो होगा ना? जी। उनके यहाँ से उनकी बेटी का जहेज चोरी हो गया। जी। ये बात भी पता होगी। तो फिर मुझे ये बताओ कि जब वो जहेज चोरी हुआ उसके बाद से तुम गायब कहाँ थे? मैं गांव गया हुआ था। गाँव गए हुए थे? जी। इनकी कॉल पे आधे घंटे में आ गए। सोना कितना चोरी किया ये बता। वो मैंने नहीं किया। बताओ, झूठ नहीं बोलो। काफी देर बाद इसने एतराफ़ जुर्म करने में ही आफिया समझी। वो 2.5 तोला सोना था, वो 2,30,000 रुपए का। 2.5 तोला नहीं था, 4 तोला सोना था। हाँ, वही 4 तोला 2,30,000 रुपए का बेचा है मैंने। कहाँ बेचा है तुमने? महमूदाबाद में। एक बड़ी बात, तो इतना ज्यादा ये जो तुम बता रहे हो 4 तोला, तो 4 तोले की कीमत तो ज्यादा है, तो ये सिर्फ तुमने इतने का बेच दिया? तो तुम्हें किस तरह आइडिया होगा कि इस घर में चोरी करनी चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आई कि यार कोई बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी बेटी का जहेज है? तुम्हें ये भी बात पता होगी ना, मेरे बेटी का जहेज है, तो तुमने चोरी करी कैसे? तुम्हें कैसे हुआ? ये लोग गए हुए थे, किस तरह तुम्हारे ध्यान में आया? ये हमारे 2 बच्चे थे उस घर में छोटे, वो जानते थे, तो उसमें गए हम लोग। वो दोपहर के टाइम में गया, चोरी की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई चोरी हो गई है, फिर मैंने भेज दिया था। तुम्हारे साथ कौन कौन था ये बताओ मुझे। मेरे साथ कोई भी नहीं था। तुम अकेले थे? जी। ये बताओ, तुमने जो सोना चोरी किया वो कहाँ बेचा, किस पे बेचा? वो सुनारे के ऊपर बेचा। सुनारा किधर है? सुनारा महमूदाबाद गेट पे। इसके बाद इसने उस सुनार को बचाने की कोशिश की जिसे ये चोरी का माल बेचता था। तो तुम्हें पता था, उसको पता था ये माल चोरी का? नहीं, उसको मैंने बोला मैं अपना घर बेच रहा हूँ। नहीं तो 4 तोला उसने तुमसे इतने कम का ले लिया, उसको पता होगा ना माल चोरी का है, झूठ क्यों बोल लो? नहीं, उसको नहीं पता था। ऐसे कैसे नहीं पता? उसको तुमसे रसीद ली? लेकिन इसकी ये कोशिश भी रायगा गई। उसने रसीद नहीं ली। तो फिर उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं घर ले रहा हूँ। तो इतना कम में तुमने सोना बेचा? उसने नहीं पूछा? मैडम ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको ना बताओ। बिल्कुल उसको पता होगा, क्योंकि 1,10,000 का तोला सोना है और 4 तोला 4 ग्राम की जो है 4,40,000 का सोना तुमने 2,30,000 में बेच दिया। फिर इससे सुनार को कॉल कराई गई जिसे ये चोरी का सोना बेचता था। उसको फोन करो और उसको बुलाओ और उसको बोलो कि मेरे पास मजीद सोना है, मैं और सोना बेचना चाह रहा हूँ। तुमने घर के लिए बोला था ना कि मैं घर बना रहा हूँ, तो उसको बोलो कि मैं सोना बेच रहा हूँ, मुझे मजीद पैसों की जरूरत है। अभी तुमने उसको फोन करना है और ये नहीं बोलना है कि मैं पुलिस के शिकंजे में, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, समझ गया? ठीक है। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान दुनिया भर में करोड़ों लोग इसका शिकार, मगर पाकिस्तान में ये तादाद चंद लाख तक महदूद रही। हेलो। जी भाई, परवेज भाई। जी भाई, जी बोले, परवेज बोल रहा हूँ। यासीन बात कर रहा हूँ। हाँ यासीन बोले। वो मैंने थोड़ा और सोना है मेरे पास ना। अच्छा जी। वो बेचना है मैंने। कितना है आपके पास? यही 2-2.5 तोले। 2-2.5 तोले? हाँ। तो कब आओगे आप? मैं अभी आ जाता हूँ थोड़ी देर में। मजीद सोने की लालच में सुनार इस जगह पे मिलने पे रजामंद हो गया जहाँ ये इससे पहले मिला था। चलो ठीक है, वहीं पर आ जाओ, फिर मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। चलो आ जाओ। एक होटल पे मुलाकात तय हुई जिस पर इस शख्स को सादा लिबास में मलबूस अहलकारों के घेरे के साथ भेजा गया। हम खुफिया कैमरों के जरिए ये सारे मनाज़िर रिकॉर्ड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सुनार होटल पे तशरीफ ले आया। क्योंकि सोना चोरी के पैसों में मिलना था तो अपनी तरफ से चाय का ऑर्डर भी दे डाला, मगर चाय के आने से पहले SHO साहिबा आ गई और चोरी का सोना खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया। आओ बताते क्या बता रहे भाई, क्या मसला भी चलेगा ना, पता चलेगा। और यहाँ से मूव कर रहे हैं हम लोग।
बंदे को बिठा दिया जी वहाँ पर। थाने आने के बाद इन मौसूफ ने भी वही घिसी पिटी नौकरी की कहानी सुनाई, मगर इन्हें ये मालूम ना था कि बिल्ली पूरे थैले से बाहर आ चुकी है। क्या नाम है तुम्हारा? परवेज नाम है। इसको जानते हो तुम? ये काम के सिलसिले में आया था मैडम। इसमें सोना बेचा था? जी मैम। इसी को बेचा था, यही बचा था? जी झूठ बोल रहा है मैडम ये। तुम्हारी पूरी फुटेज है हमारे पास। जब इसकी कॉल रिकॉर्डिंग इसे सुनाई गई तो इसके होशो हवास उड़ गए। अपनी आवाज पहचान ले दो या नहीं पहचान दो? पहचान लेते क्यों नहीं। हाँ यासीन बोले, वो मैंने थोड़ा और सोना है मेरे पास। अच्छा जी, वो बेचना है मैंने। कितना है आपके पास? ये 2-2.5 तोले। 2-2.5 तोले काफी है? और सुनाओ। अब सच बताने के अलावा इसके पास कोई चारा न था। पूरी स्टोरी बताओ मैडम, चलो शाबाश। मैडम ये आया था मेरे पास दुकान पर सोना लेकर। इसने रसीद नहीं दी थी मुझे। इसने बोला था मेरे को जो है ना घर खरीदना है। हाँ? उस सिलसिले में ये सोना मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तो हमने ले लिया था इसको। कितना सोना था? तकरीबन 4 तोला। 4 तोला था सोना। 4 तोला सोना था। पैसे तुमने कितने दिए इसको? 2,80,000 रुपया। कितने? 2,80,000। तुम्हें कितने पैसे ऐसे दिए? 2,30,000। तुम्हें नहीं पता बगैर रसीद के बेचना? बोला इलाके में रहता हूँ मैं, यहीं का हूँ। दूसरी बात ये कि फिर तुमने उसको आधी कीमत क्यों दी? आधी कीमत क्या? जो होने पे तो ऐसा नहीं होता। कितने ऐसे से काम कर रहे हो? ये चोरी वाला काम, जो चोरी का सोना तुम लेते हो। ये तो आप पहली दफा किया है। जी नाज़रीन, अभी मजीद इंटेरोगेशन होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जी एक बड़ा अहम केस जिस तरह जो SHO साहब हैं जिस टेक्निक से इन्होंने सॉल्व किया, अभी डेफिनेटली इनसे रिकवरी भी होगी और मामला भी जो है वो हमारे सामने आएंगे, जैसे कि आपके सामने ही है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो इस वक्त में यहाँ की SHO साहब हैं, जिस तरह इनको ट्रैप लगाया, ये एक बड़ी बात है और इस पर जो है बिल्कुल हम सलाम पेश करते हैं पुलिस को। और इसी तरह के अगर SHOs काम करते रहे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। जब मैं वापसी आया तो मैंने घर का देखा सामान, तो मेरे घर का सारा सामान वगैरह बिखरा हुआ है। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगी तो उसका काम तो आप समझे कि थाने में क्राइम भी बढ़ जाएगा और कंप्लेंट्स भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। जी नाज़रीन, वक्त हमारे साथ लेडी दबंग SHO शराफत खान मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कितना अच्छा ऑपरेशन किया और माजी में जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करती आई हैं। तो मैडम ये शौक था, क्या था कि पुलिस के साथ साथ इस तरह के भी जो एक खुद जाना और खुद डिटेक्ट करना, इसका शौक था, किस तरह हुआ? मतलब ये कि जब मैं कहती हूँ कि जब इस तरह के काम होते हैं तो SHO को जो है ना खुद वो ग्राउंड में आना चाहिए। जब वो ग्राउंड में आ गया तो जो है ना वो चीज़ें पिक हो जाएंगी। तो मेरा ये होता है कि मैं ये करती हूँ कि जो ये इस तरह का ये सिस्टम जब बन जाता है, सिस्टम में इनके कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई क्रिमिनल के बारे में हमें कोई डिटेल मिलती है, तो मेरी पहली ख्वाहिश यही होती है कि मैं खुद उस ग्राउंड पे मैं जाऊं और वो जो सारी चीज़ें मैं खुद पिक करूं ताकि उसमें कोई कमी बेशी ना रहे। तो एज अ लेडी SHO आपको प्रॉब्लम आती है मर्दों से डील करने में? जब हम वर्दी पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, कैप पहनते हैं, तो हम जेंडर पे नहीं जाते, ओनली पुलिस ऑफिसर। तो मेरे जहन में कभी भी ये नहीं रहा कि मैं लेडी हूँ। एज ए पुलिस ऑफिसर जो है मैंने काम किया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके बाद हमने इस शख्स से भी बात की जिसके घर चोरी हुई। जब इसे पता चला कि जमा किया हुआ बेटी का जहेज नहीं गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था। कि आपके घर जो वाकया हुआ ये किस तरह हुआ, आपको किस तरह पता चला? मैं सुबह अपनी गाड़ी लेके चला गया था अपने काम के सिलसिले में। जब मैं वापसी आया तो मैंने घर का देखा सामान, तो मेरे घर का सारा सामान वगैरह बिखरा हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान बनाया था, उसके अंदर कुछ सोना था, कुछ नकद रकम थी और दूसरा सामान था, तो सारा सामान बिखरा हुआ। जब मैंने चेक किया तो उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे मतलब जो सामान था, जो नकदी रकम थी वो भी गायब है, सोना भी गायब है। तो मैं बहुत परेशान हुआ। फौरन जाकर मैंने इत्तला जो ना मुतलका थाने में दी, वहाँ मैंने एक एप्लीकेशन दी। मुझे बताएं कि आपको शक था, ये जो आपका पड़ोसी है जो बंदा था, इस पे शक था पहले? नहीं, इस पे शक तो मुझे नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी थाने में जब मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने इस तरह काम किया, मेरे जहन में भी नहीं था कि मतलब ये हमारा पड़ोसी ही निकलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको आपका सामान मिला। थैंक यू। उसके बाद हमने रुख किया SSP ईस्ट के दफ्तर का। वहाँ हमारी मुलाकात SSP ईस्ट साजिद सरोज रईस साहब से हुई। इनके हमरा हमने SSP ऑफिस में कायम करदा मॉनिटरिंग सेल का दौरा किया। अच्छी नाज़रीन, हम आपको कंप्लेन सेल भी विजिट कराते हैं जो SSP ईस्ट ऑफिस में। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जी इससे ज्यादा क्या और कोशिश की जा सकती है
कि हर थाने को आप देख रहे हैं, कैमरा आपको दिखा रहा होगा, जिसमें अजीज भट्टी है, उसका मेन गेट है, SHO का कमरा है, लॉकअप है, ड्यूटी अफसर का रूम है, ये सब मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो आपको किसी तौर पे किसी उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप जायज हैं, और जो लोग नाजायज करते हैं उनको परेशान होने की जरूरत है क्योंकि वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर वो कुछ भी इस तरह करेंगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा साजिद भाई, ये ईस्ट में लगा हुआ है या ये पूरे कराची में है? क्योंकि मैंने इससे पहले, शायद मे भी मैं गलत हूँ, मैंने इससे पहले ये कहीं देखा नहीं है। नहीं, ये फिलहाल तो हमने ईस्ट में ही किया है और इसमें ये मैंने ही आके स्टार्ट किया इसको। तो इंशाल्लाह इसको हमने इनिशिएटिव लिया है। एडिशनल आईजी साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, उन्होंने विजिट भी किया है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने कहा है कि इसको रेप्लिकेट किया जाए। ये बात बड़ी खुश आइंद है कि इनके इक़दामात की वजह से अब थाने की सतह पर किसी भी कंप्लेनेंट के साथ कोई जाती नहीं हो सकती, क्योंकि ईस्ट जोन के हर थाने को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है और इसकी सरबराही खुद SSP साहब करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP ईस्ट साजिद सदोसाई साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे जो ईस्ट में अब तक की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, जितनी इनके टाइम पीरियड में होती रही हैं, इसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। साजिद भाई, अब तक आपको 6 मंथ इधर हो चुके हैं, तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो एक बड़ा ज़िला है, इसमें आपने क्या देखा कि ज़्यादा किस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं, किस तरह का क्राइम रेशो ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है? देखिए, ईस्ट में आपको पता है कि काफ़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी होती हैं और जो हमारे बिजनेस हब हैं कराची में, वो मोस्ट ऑफ देम आर लाई इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और फिर यह है कि इसके साथ साथ स्लम एरियाज़ भी हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, इर्रेगुलर आबादियाँ हैं, जैसे सरचल की हो गई या शराब गोट की हो गई या डिफरेंट अदर्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर साथ में कोविड भी चल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो छीना झपटी जिसको स्ट्रीट क्राइम कह रहे हैं, मगिंग कह रहे हैं, तो ये हमेशा से हमारे लिए चैलेंज रहता है, तो हमारा फोकस उस पर ज़्यादा होता है। आप क्या समझते हैं कि सर एक पर्सनल इंटरेस्ट कितना ज़रूरी होता है कि जब एक SHO अगर पर्सनल इंटरेस्ट से काम करे तो आप क्या समझते हैं कितनी उसमें चेंजेस आ सकती हैं? देखिए, मोटिवेशन SHO का जो रैंक है या जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें आपकी बात सही है, अगर उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगी तो उसका काम तो आप समझे कि थाने में क्राइम भी बढ़ जाएगा और कंप्लेंट्स भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। तो पर्सनल इंटरेस्ट से आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे SHOs आपकी क्राइम पे बड़ी नज़र है, तो बहुत सारे SHOs आपने देखा होगा कि कराची में मुख्तलिफ थानों में वो बार बार अपॉइंट होते रहते हैं, तो वो यही है कि उनकी मोटिवेशन, उनकी विल पावर, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। तो जिस भी थाने में जाते हैं तो क्राइम को वो रिड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट से, जैसे आपने जिक्र किया कि वो खातून होने के नाते भी इससे पहले क्राइम ज़्यादा था उस थाने में, अभी उसकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से और चूँकि वो बड़ी मोटिवेशनल वर्कर है तो क्राइम काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। उसमें आप स्ट्रीट क्राइम कह लें या अदरवाइज़ जो दूसरे क्राइम्स होते हैं तो उसमें काफ़ी कमी आई है। तो पर्सनल इंटरेस्ट मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा साथ में पुलिस को रिफॉर्म करने की बात होती है, आप क्या देख रहे हैं कि अभी मजीद क्या ज़रूरत है रिफॉर्म की? मेरा यह है कि बुनियादी तौर पे जो हमारी रिक्रूटमेंट है उसको लेवल हमें ऊपर बढ़ाना चाहिए। हमारे कांस्टेबल ज़्यादातर बॉडी गार्ड के तौर पे या गार्ड के या सिक्योरिटी के तौर पे जाते हैं और फिर वो इतने एजुकेटेड शायद नहीं होते, जो डे बाई डे चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में, लॉज में, तो उनको वो ज़्यादा वो उससे इक्विप नहीं होते, तो प्रॉपर तरीके से ये इसमें एक गैप रह जाता है पब्लिक का। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है, एक तो रिक्रूटमेंट प्रॉपर हो, अपर लेवल पे हो, दूसरा ट्रेनिंग अच्छी हो, और फिर उससे ये होगा कि तीसरा लेवल ये है कि जिसमें ज़ाहिर है हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है कि हमारे थाने या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, उनके पास बैठने की अच्छी जगह हो, उनको इन्वायरमेंट अच्छी हो, जैसे आप लोगों को अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है और अच्छी रूम्स हैं, बैठने की जगह है, लोगों से पब्लिक से डील करने की जगह अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो उससे नेचुरली बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। साजिद भाई, हम ये देखते हैं कि हर जगह कंप्लेंट सेल होते हैं। मैं जब शिकारपुर में भी आया था तब भी आपका कंप्लेंट सेल था, आप उसको खुद ही विजिट भी करते थे। तो अगर ईस्ट की आवाम को कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा हमें तो ज़ाहिर है पता ही है आपका, आप भी थोड़ा सा बता दें कंप्लेंट सेल में किस तरह आवाम आ सकती है, और अगर आपसे कोई मिलना चाह रहा हो पर्सनली, और जैसे मैं भी देख रहा था लोग आ रहे थे, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, आपके टाइमिंग्स क्या होते हैं आपसे मिलने के? हमारी ओपन डोर पॉलिसी है 11 से 5 तक, तो ये पब्लिक के लिए, इसमें मैं अपनी ऑफिस की वर्किंग को या उसको हम नहीं देखते हैं।
तो किसी की भी कोई कंप्लेंट होती है तो वो हमें थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं, और ओपन डोर पॉलिसी है, जिसको जो भी कंप्लेंट हो 11 से 5 के दौरान हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपरली देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किस अक्लमंदी, दिलेरी और बहादुरी के साथ लेडी SHO ने स्टिंग ऑपरेशन सर अंजाम दिया और मुल्जिमान को गिरफ्त में लिया। अगर हमारे थानों की सतह पे अफसरान, SHO साहिबान इसी तरह अपनी दिलचस्पी लेना शुरू कर दें तो हमारे माशरे में से क्राइम का खात्मा हो जाएगा। जब एक गरीब आदमी की लुटी हुई जमा पूंजी उसे वापस मिली तो उसका एतमाद पुलिस पर बहाल हुआ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमें असली तब्दीली नजर आएगी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम में बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।